नमस्कार दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाडलों। आज एक बार फिर से आपका पृथ्वी सर की ऑनलाइन क्लास दी अर्थ एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं JNU जोधपुर के सिलेबस के अनुसार और भी बहुत सारे जो आपका एग्ज़ाम है जिसमें ये टॉपिक लग रहा है वो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और सबसे प्रसिद्ध टॉपिक, इतिहास का बहुत प्यारा सा टॉपिक वर्धन वंश आज पढ़ने वाले दोस्तों। वर्धन वंश या फिर इसे हम दूसरा नाम इसका कहें तो वो होगा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। दोस्तों एक ही बात है। अब हम मुख्य रूप से जो बात कर रहे हैं यानी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं JNU जोधपुर, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। और उसके अंदर आने वाले जितने भी कॉलेज हैं उन सब के बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। क्लास कौन सी रहने वाली है हमारी? BA फर्स्ट ईयर रहने वाली दोस्तों, BA फर्स्ट ईयर। और फर्स्ट ईयर का जो सेकेंड सेमेस्टर है यानी फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, अभी जो सेकेंड सेमेस्टर हैं उनके सिलेबस में हर्षवर्धन को दिया हुआ है। और हर्षवर्धन है वर्धन वंश से या फिर पुष्यभूति वंश से। तो आज आपको पुष्यभूति वंश इस तरीके से पढ़ाएंगे कि रटना भूल जाओगे भाई साहब, सीधा समझोगे, खोपड़ी में माइंड में जो सेट कर देंगे। ठीक है, इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी वर्धन वंश की हो चुकी है, तो वो भाग 1 पहले देखना, बाद में भाग 2 देखना, तो पूरा समझ में आएगा। क्या भाई साहब, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये जो वर्धन वंश है इसके बारे में एक थोड़ा सा सामान्य जानकारी पहले देखेंगे, उसके बाद में सीधा हम टू द पॉइंट टॉपिक पर चलेंगे। पहले बात करते हैं कि वर्धन वंश की जो राजधानी क्या थी, या ये वर्धन वंश के जो शासक थे वो कहाँ पर शासन करते थे, यानी कौन सी जगह पर ये शासन करते थे। तो दोस्तों उस जगह का नाम हो जाएगा थानेश्वर। क्या नाम है उसका? थानेश्वर। और थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। हरियाणा का एक स्थान है जहाँ पर आपको पता हो तो महाभारत की लड़ाई हुई थी, यानी भाई साहब तलवारें चली थी खचाखच, उसका नाम है कुरुक्षेत्र। तो मास्टर जी हम जानते हैं, बहुत बढ़िया, आप जानते हो, बहुत बढ़िया। कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो थानेश्वर आया हुआ है, यहाँ पर है जो वर्धन वंश की ये राजधानी थी, पहली राजधानी। अब इनका जो संस्थापक की बात करें, यानी कि जो मूल संस्थापक था जिसने इस वंश की स्थापना की थी, उसका नाम दोस्तों हमें मिलता है नरवर्धन। नर कहते हैं आदमी को, यानी कोई नर ही होगा जिसने इस वंश की स्थापना की होगी। नरवर्धन है जो इसका संस्थापक माना जाता है। इसके बाद की बात करें, एक काल की बात करें कि इसका काल है जो लगभग क्या रहा होगा, तो दोस्तों इनका जो काल है, समय है, वो यहाँ पर लगभग 500 से 650 जो ईस्वी तक हम मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके समकालीन एक और वंश रहा था इससे पहले जो हमने पढ़ा था, मोखरी वंश, क्योंकि मोखरी वंश के राजाओं के साथ वर्धन वंश के राजाओं के वैवाहिक संबंध थे, यानी ये राजा अपनी राजकुमारियों को मोखरी राजकुमारों के साथ में शादी करते थे, विवाह करते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो हमने कल पढ़ा था, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन प्रथम, आदित्य वर्धन, हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन द्वितीय और दोस्तों राज्यवर्धन हुआ द्वितीय। लेकिन कुछ एक ऐसे शासक हैं, 3 ऐसे शासक हुए जो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ताकतवर थे, और उन्हीं को वास्तविक श्रेय जाता है वर्धन वंश को, इतनी है जो पॉपुलैरिटी दिलवाने का। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सीधी उन शासकों की जो ज़्यादा फेमस हुए, जिन्होंने वर्धन वंश को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो वर्धन वंश का जो वास्तविक संस्थापक कहते हैं दोस्तों, जिसे वास्तविक संस्थापक से मतलब ये होता है कि जो शासक उस वंश को एक नए कीर्तिमान दे, उसके साम्राज्य को यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैलाए, उसे वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो वास्तविक संस्थापक का नाम दोस्तों हमें मिलता है प्रभाकर वर्धन। अब जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है हर्षवर्धन, उसके ये प्रभाकर वर्धन क्या लगते हैं, तो हर्षवर्धन का ये लगता है पिता। हर्षवर्धन इनका पुत्र था। प्रभाकर वर्धन के दोस्तों कुल 3 संतानें थी। सबसे बड़ा बेटा था, उसका नाम था राज्यवर्धन, और उससे छोटा एक और बेटा था जिसका नाम था हर्षवर्धन, और हर्षवर्धन से छोटी एक बेटी थी, उसका नाम था राज्यश्री। ठीक है दोस्तों, राज्यश्री, ये वही राज्यश्री है जिसका विवाह मोखरियों के साथ में हुआ था। तो अब हमने बात करते हैं प्रभाकर वर्धन है जो प्रभाकर वर्धन के बारे में खास बातें कुछ ये मिलती हैं कि एक तो इसको जो वर्धन वंश है इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दूसरी खास बात इनकी उपाधियों को लेकर आती है कि भी इनको उपाधियों को लेकर सवाल बनते हैं कि इनकी उपाधि क्या क्या रही होगी। तो 2 उपाधियां हैं इनकी मिलती हैं। एक मिलती है दोस्तों महाराजा धीराज की उपाधि धारण की इन्होंने, और
एक परम भट्टारक की उपाधि धारण की। परम भट्टारक ये उपाधियाँ हैं जो प्रभाकर वर्धन ने धारण की थी। उसके बाद में दोस्तों एक है जो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम हमें मिलता है। पत्नी का नाम यानी इनके रानी का नाम है दोस्तों यशोमती, यानी जो यशोमती मैया है उन्हीं के नाम पर इनकी रानी का नाम था प्रभाकर वर्धन की यशोमती। और यशोमती का उल्लेख भी ऐसा मिलता है कि प्रभाकर वर्धन की जो मृत्यु के बाद में पहले सती प्रथा हुआ करती थी और ये जो रानी है यशोमती ये सती हो गई थी। अब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में इनमें ऐसा रिवाज होता था, सिस्टम होता था कि जो बड़ा बेटा है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, वो है जो शासक बनेगा। तो प्रभाकर वर्धन के बाद में जो शासक बनता है वो है दोस्तों राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन को पढ़ते हैं कि राज्यवर्धन में क्या खास था। तो राज्यवर्धन ज़्यादा बड़ा टॉपिक तो नहीं है, छोटा सा टॉपिक है राज्यवर्धन का। देख लेते हैं एक बार फटाफट कि राज्यवर्धन की क्या उपलब्धियां हैं। तो ये आ गया भाई साहब आपका राज्यवर्धन। अब राज्यवर्धन जब शासक होता है, कहाँ का शासक होगा, ये थानेश्वर का होगा क्योंकि इनकी राजधानी थानेश्वर है। राज्यवर्धन के समय एक है जो घटना घटित होती है। पहले राज्यवर्धन की उपाधियों की बात कर लेते हैं कि राज्यवर्धन की उपाधियाँ क्या क्या थी। राज्यवर्धन ने भी दोस्तों उपाधियाँ धारण की थी। परम भट्टारक की उपाधि धारण की, परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। महाराजा धीराज और परम भट्टारक की दो उपाधियाँ इसने भी धारण कर ली। उसके बाद में एक घटना जो घटित हुई, राज्यवर्धन की एक बहन थी जिस हमें आपने अभी पढ़ा था, जिसका नाम था राजश्री का विवाह हो रखा था दोस्तों। एक शासक था, मोखरी शासक जिसका नाम था ग्रहवर्मा। अब इस ग्रहवर्मा के साथ में है जो राजश्री का विवाह हो रखा था और मोखरी वंश शासक करता था दोस्तों कन्नौज में। मोखरी वंश की राजधानी थी कन्नौज हमारा यूपी में पड़ता है। उस समय क्या होता था कि इस ग्रहवर्मा के दो दुश्मन थे, दो अलग अलग जगह के। एक था मालवा का राजा परवर्ती गुप्त था ये, और इसका नाम था देवगुप्त। और एक दूसरा शासक था दोस्तों बंगाल में पाल वंश का शासन था और पाल शासक था बंगाल का, जिसका नाम था दोस्तों शशांक यहाँ पर क्या करता है, शशांक और देवगुप्त दोनों मिलकर इस ग्रहवर्मा की हत्या कर देते हैं और इन्हें कन्नौज को जीत लेते हैं। जब ये बात राज्यवर्धन के भाई हर्षवर्धन को पता चलती है तो वो यहाँ अपनी बहन राजश्री की रक्षा करने के लिए कन्नौज आते हैं। और कन्नौज आकर ये जो राज्यवर्धन क्या करता है भाई साहब, यहाँ पर है जो इस देवगुप्त की हत्या कर देता है, यानी देवगुप्त को ख़त्म कर देता है। तो राज्यवर्धन क्या करता है, यहाँ पर देवगुप्त की हत्या कर देता है। साथ साथ में नोट्स भी लिखते रहना आप, देवगुप्त की हत्या कर देता है। नोट्स लिखते रहोगे तो पॉइंट आपके क्लियर होते रहेंगे और बाद में लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे, और उस हिसाब से पढ़ोगे तो वो यूज़फुल भी रहेगा। कल की क्लास में एक मिस्टेक हो गई थी विद्यार्थियों, ऐसा हुआ कि पहले है जो लाइट कटी हुई थी और क्लास कंटिन्यू चल रही थी, फिर लाइट आई तो मुझे लगा कि लाइट आने से ज़्यादा क्लियर दिख रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अब कैमरा मैन तो हमारे पास है नहीं भाई साहब, ये कैमरा है और ये हम हैं और कोई है नहीं, आप हो बाकी देखने वाले। तो क्या हुआ, फिर तो क्लास थी वो लाइट ज़्यादा होगी उसमें, इसलिए आज उसका भी सिस्टम कर दिया है, जुगाड़ कर दिया है, तो आप चिंता नहीं करें। ठीक है दोस्तों, तो देवगुप्त की हत्या है जो ये राज्यवर्धन कर देता है, लेकिन फिर इसका बदला लेने के लिए देवगुप्त का एक दोस्त था, सखा था, मित्र था, जिसका नाम था शशांक। ये शशांक क्या करता है दोस्तों, शशांक है जो राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक क्या करता है, शशांक राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। लो भाई साहब, अब राज्यवर्धन की भी हत्या हो गई, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है शशांक, और ग्रहवर्मा की हत्या पहले ही ये जो देवगुप्त और शशांक मिलकर कर देते हैं। तो अब अकेला कौन बच गया, अकेली बच गई है ये बहन राजश्री। अब राजश्री बहुत उदास हो जाती है कि भाई मेरे पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी, मेरे भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी, पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है प्रभाकर वर्धन की, अब पीछे कौन बचा, एक वो है हर्षवर्धन, तेरा भाई सबका बदला लेगा, ऐसे ही मान लो वो था हर्षवर्धन। अब राजश्री वहाँ से कहते हैं कि जंगलों में चली गई भटकने, और उसके विचार आया कि अब तो सती हो जाती हूँ, यानी कि मैं खुद भी अपने प्राणों को त्याग देती हूँ। इस स्थितियों में हर्षवर्धन को पता चलता है और हर्षवर्धन वहाँ पर राजश्री को बचाने के लिए आता है। तो ये हो जाती है यहाँ पर भाई किसकी एंट्री,
हर्षवर्धन की एंट्री हो जाती है। हर्षवर्धन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली शासक रहा। हर्षवर्धन वहाँ आता है और उसे भी मिलती नहीं है, हर्षवर्धन की जंगलों में ढूंढने में मदद करता है। हर्षवर्धन का एक मित्र होता है दोस्तों, उस मित्र का नाम है दिवाकर मित्र। क्या नाम है? ये छोटे छोटे सवाल परीक्षा में पूछे जाएंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ध्यान से याद करें। दिवाकर मित्र था एक बौद्ध भिक्षु। क्या था ये? बौद्ध भिक्षु था। इसकी मदद से जंगलों में है जो हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढता है और उसके बाद में हर्षवर्धन कुछ परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा हर्षवर्धन। अब हम हर्षवर्धन को पढ़ेंगे कि भाई हर्षवर्धन है जो क्या करता है। हर्षवर्धन के आने के बाद में बहुत नवाचार होंगे, बदलाव होंगे। चलिए, ये भाई साहब आ गया यहाँ पर अपना हर्षवर्धन है जो शासक बन गया है अब वर्धन वंश का। और हर्षवर्धन के समय एक सबसे बड़ा बदलाव होता है। वो बदलाव ये था कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि राजश्री है जो यहाँ पर थानेश्वर जाने के लिए राजी नहीं हुई थी, उसने बोला मैं कन्नौज में रहूँगी। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? अपनी राजधानी का परिवर्तन कर दिया, यानी राजधानी को बदल दिया दोस्तों। कहाँ से कहाँ बदला? पहले राजधानी थी थानेश्वर, अब थानेश्वर से राजधानी को कहाँ ले जाएगा हर्षवर्धन? कन्नौज ले जाएगा। कहाँ ले जाएगा? कन्नौज। कन्नौज में पहले दो लोग छिपे हुए बैठे थे। कौन थे वो? एक था देवगुप्त और एक था शशांक। तो इन दोनों को है जो सबसे पहले क्या करेगा? ख़त्म करेगा। ख़त्म करने का काम देवगुप्त को पहले ही राज्यवर्धन ने जो मार दिया है। किसने मारा है? राज्यवर्धन ने इसकी हत्या कर दी थी, लेकिन शशांक ने फिर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। तो हर्षवर्धन क्या करता है? शशांक की पाल नरेश, ये बंगाल का पाल नरेश है, पाल नरेश शशांक की हत्या करता है। शशांक की हत्या यानी शशांक को ख़त्म करता है। शशांक की हत्या करके ये कन्नौज को है जो मुक्त करवाता है। दूसरा काम क्या करता है दोस्तों? कन्नौज को मुक्त करवाता है। कन्नौज को मुक्त करवा के खुद वहाँ पर शासन करता है। अब अकेला शासन नहीं करता है, वहाँ पर हर्षवर्धन है जो 2 राजगद्दियाँ लगवाता है। कितनी राजगद्दियाँ लगवाएगा? एक ये राजगद्दी हो गई, एक ये राजगद्दी, यहाँ पर बैठ रहा है खुद और यहाँ पर खुद की बहन जिसका नाम है राजश्री, और यहाँ पर बैठ जाता है हर्षवर्धन और शासन करता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हर्षवर्धन की उपाधियाँ बहुत सारी मिलती हैं कि हर्षवर्धन अब बड़ा आदमी था, तो जो बड़े आदमी हैं उनकी उपाधियाँ भी कैसी होती हैं? बड़ी बड़ी। एक सरसरी नज़र डालते हैं हर्षवर्धन की उपाधियों पर। लो भाई साहब, कैसी हैं उपाधियाँ? देख लेते हैं उपाधियाँ, हर्षवर्धन की उपाधियाँ। सबसे पहली और ख़ास उपाधि जो मिलती है वो यहाँ पर है दोस्तों, वो यहाँ पर है परम भट्टारक। एक उपाधि है परम भट्टारक। दूसरी उपाधि यहाँ पर है महाराजा धीराज की उपाधि दोस्तों। तीसरी है यहाँ पर शीलादित्य। क्या उपाधि है दोस्तों? शीलादित्य। ऐसा बताते हैं कि ये जो शीलादित्य की उपाधि है, ये उपाधि हर्षवर्धन को एक विदेशी यात्री ने दी थी। एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग के समय भारत आया था। ऐसा बताते हैं कि लगभग 630 में भारत आने वाला एक विदेशी यात्री था, 630 ईस्वी में आया था, जिसका नाम था दोस्तों ह्वेनसांग। क्या नाम था इसका? ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जब भारत आया था, ह्वेनसांग ने शीलादित्य की उपाधि दी थी, क्योंकि ह्वेनसांग को हर्षवर्धन बहुत पसंद आया था, अच्छा लगा था, इसलिए ये उपाधि भी दे दी। अब इस ह्वेनसांग को भी कुछ उपाधियाँ दी थी हर्षवर्धन ने, और कुछ मामलों में ये फेमस था। इसकी बात भी कर लेते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से, यानी कि सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में पूछे तो हम पीछे क्यों रहे भाई, हमारे विद्यार्थी पीछे क्यों रहे। सब पेपर तोड़ेंगे, सब सवालों को फोड़ेंगे और हमारे विद्यार्थी सब सवालों को हल करेंगे। चलिए भाई देख लेते हैं ह्वेनसांग की क्या खास बातें। ह्वेनसांग एक विदेशी यात्री था और कहते हैं कि ये पैदल आया था। भाई उस समय ना हवाई जहाज़ थी, ना उस समय जहाज़ थी, कुछ है ही नहीं, तो भारत जाना है, जाए कैसे। पर हौसला देखो भाई साहब, और आपका हौसला 1 घंटा पढ़ने का नहीं है, लानत है तुम पे। पैदल आ गया भाई साहब, पैदल स्थल मार्ग से पैदल आ गया भारत और पैदल ही गया वापस।
भारत में रहा भी सही, 15 साल तक रहा ये, 630 से लगाकर 645 ईस्वी तक भारत में ये रहा। और उस दरमियान हर्षवर्धन के दरबार में भी ज़्यादा रहा। वैसे आने का मकसद था इसका, पढ़ने आया था भाई साहब, ज्ञान प्राप्त करने यहाँ पर आया था। कहाँ पर आया था? नालंदा में आया था। कहाँ आया था भाई? नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें ये आया था पढ़ने के लिए। और एक उपाधि इसको हर्षवर्धन ने दे दी, वो था यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है इसे? यात्रियों का राजकुमार, यानी ये राजकुमार था यात्रियों में जिसने भारत की यात्रा की। एक इसकी किताब बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों हेनसांग की, उस किताब का नाम है CU की। क्या नाम है? CU की हेनसांग की है किताब, जो इसने किताब लिखी थी। एक इसको नीति पुरुष भी उपाधि है जो दे दी, नीति पुरुष यानी नीति पर चलने वाला। तो ऐसा था हेनसांग यात्री। एक इसके गुरुजी का नाम भी मिलता है। लो भाई, आप बच्चे पढ़ रहे हो, मैं आपका गुरुजी। हेनसांग नालंदा में पढ़ने आया तो कोई गुरुजी तो होगा इसका भी। तो उस गुरुजी का नाम था दोस्तों वीरभद्र। वीरभद्र इसके गुरुजी थे। वीरभद्र इसके क्या थे? गुरुजी थे, शिक्षक थे, मास्टर जी थे, जिससे ये पढ़ाई करता था। ठीक है दोस्तों। एक है जो हर्षवर्धन के समय एक बहुत बड़ा लेखक आया जिसने बहुत सारी ग्रंथ लिखे, कवि था, बहुत ज़्यादा फेमस था, उसने भी हर्षवर्धन के इतिहास को लिखा। उसका नाम था दोस्तों, आपको पता ही होगा, नहीं तो बता देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। आप भी क्या याद रखेंगे कि भाई सर ने दबा के पढ़ाया और दबा के याद करवाया। चलिए भाई, और बात करते हैं कि हर्षवर्धन के समय दूसरा जो इतिहासकार है उसकी बात करते हैं। ठीक है, हेनसांग जी को यहाँ साइड में रहने देते हैं और अब दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है भाई बाणभट्ट। क्या नाम है? बाणभट्ट नाम है। नाम के अनुसार ये भी बाणभट्ट हैं जो कवि हैं और हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, यानी दरबार में कविताएं सुनाया करते थे। पहले के समय जो दरबारों में कविताएं सुनाते थे उनकी बहुत ज़्यादा कदर होती थी, इज्जत होती थी। और बाणभट्ट की कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। क्या है? फेमस है। एक का नाम है हर्षचरित। क्या नाम है दोस्तों? हर्षचरित हैं। दूसरी रचना है इसकी कादम्बरी। उसका क्या नाम है? कादम्बरी। एक कादम्बरी और एक और है लास्ट। सिर्फ 3 याद रखनी है। इतने दिन आप एक याद रखते थे, वो था हर्षचरित। अब 3 याद रखोगे। एक हर्षचरित हो गया, कादम्बरी हो गया, अगला याद रखोगे चंडी चतक। अलग अलग हैं। हर्षचरित है एक इतिहास ग्रंथ, इसके अंदर इसने लिखा इतिहास। कादम्बरी क्या है? कादम्बरी है इनका एक उपन्यास, यानी इसके अंदर इन्होंने कुछ कहानियों का समावेश किया है। अगला है चंडी चतक, इसमें ये लिखते थे कविताएं। तो यहाँ क्या मिलेगी आपको? कविताएं। ठीक है। हर्षचरित के नाम से ऐसा लगता है कि इसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा गया हो, पर ऐसा नहीं है। इसके अंदर कुल 8 भाग हैं, जिन 8 भागों में 3 भागों में कुल कितने भाग हैं दोस्तों? 8। 3 भागों में क्या लिखा है? बाणभट्ट ने खुद की जीवनी लिखी। बाणभट्ट की स्वयं की जीवनी है या खुद की जीवनी है। और जो लास्ट वाले 5 भाग हैं उसके अंदर साथियों इसने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी। हर्षवर्धन का इतिहास है जो लिखा है। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके। ये उपन्यास है जो बहुत सर्वश्रेष्ठ था और ये चंडी चतक है कविता संग्रह है, उसमें ये लिखते थे। एक बात आती है जो हर्षचरित का लेखक है बाणभट्ट, इनकी खास बात ये थी कि इन्होंने सबसे पहले अपनी किताब में रहट का भी उल्लेख किया था। रहट वो पानी निकालने की प्रथा होती है, जैसे एक के बाद एक घड़ा, वो हमने कल पढ़ा था, वही रहट का उल्लेख इस हर्षचरित में है जो मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए मुझे लगता है अब इतना काफ़ी है। इसके बाद वाला जो मैटर है हर्षवर्धन का वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आप अच्छी तरीके से पढ़ पाए होंगे और आपको हमारी क्लासेस बढ़िया लग रही हैं। तो आज ही हमारे चैनल दी अर्थ एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करके आपके पढ़ने वाले सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या कह दें भाई साहब की क्लासें शुरू हो गई हैं, चूक मत जाना, सब पढ़ लेना। PDF आपको मिल जाएगी क्लास के कहाँ पर? हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक है उसका डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर लेना आज ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय राजस्थान।